Assalamualaikum everyone. Today's video is about a new service that Cambridge International has offered, and this will be applicable from June 2025 exam series. As candidates, schools which Cambridge calls centers, and teachers will be able to access the mark skips for almost all subjects after the results are announced. तो रिजल्ट्स ऐसे जैसे आपको पता है अगस्त में अनाउंस होंगे. देयर आर डिफरेंट डेट्स फॉर ओ लेवल एंड ए लेवल रिजल्ट्स. तो जिस दिन ओ लेवल का रिजल्ट अनाउंस होगा उस दिन ओ लेवल के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने स्किप मार्क हुए हुए व्यू कर सकेंगे, और जिस दिन ए लेवल का रिजल्ट अनाउंस होगा उस दिन ए लेवल के स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स बच्चों का मार्क वर्क एग्जामिन कर सकेंगे. कैसे करेंगे एक्सेस? पहला क्वेश्चन, हाउ वुड वी एक्सेस दिस सर्विस? तो हर स्कूल को अपना एक अकाउंट बनाना होगा माई कैम्ब्रिज की एक सर्विस है जिस पे स्कूल्स के साथ उनकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है. मोस्ट स्कूल्स हैव ऑलरेडी एक्सेस टू दैट अकाउंट, दैट इज माई कैम्ब्रिज. अगर किसी स्कूल का नहीं है, काइंडली वो अपना ये अकाउंट एक्टिवेट कर लें, और कोई ट्रबल हो तो ब्रिटिश काउंसिल के अपने रेलिवेंट स्टाफ के साथ इस बारे में कोऑर्डिनेशन करें. जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनका सेंटर है ब्रिटिश काउंसिल, तो उनको ये सर्विस वाया ब्रिटिश काउंसिल मिलेगी. इस सर्विस के चार्जेस क्या हैं? द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट? इस सर्विस की कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. नंबर 3, इसका बेनिफिट क्या है? इस सर्विस का बेनिफिट है, पहला कि एज ए कैंडिडेट आई विल बी एबल टू व्यू माय वर्क, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई विल बी एबल टू सी, आइडेंटिफाई कि मुझे नंबर मिले वो कहाँ मिले, किन क्वेश्चन में मेरी परफॉर्मेंस बेहतर रही, किन क्वेश्चन में मेरी परफॉर्मेंस वीक रही, किन क्वेश्चन में मैं टारगेट अपने जो थे वो अचीव नहीं कर सका. मेरे टीचर को हेल्प मिलेगी, वो इसको जब पेपर को व्यू करेगा वो टीचर मुझे फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकेगा, मेरी शॉर्ट कमिंग्स आइडेंटिफाई कर सकेगा, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज बता सकेगा, और मेरी आइंदा की प्रिपरेशन के लिए ये मुझे हेल्प करेगा. तीसरा बेनिफिट, मैं अगर इतनी बड़ी जो कॉस्ट होती है पेपर को रिव्यू करवाने की, तो उस पेपर को रिव्यू करवाने के लिए वो कॉस्ट इंकर करने से पहले आई विल बी एबल टू हैव ए लुक एट माय पेपर, आई विल बी एबल टू डिस्कस दैट पेपर विद माय टीचर, एंड द लाइट ऑफ द मार्क स्कीम आई विल बी एबल टू डिसाइड कि वेदर आई विल गो फॉर द सर्विस ऑफ इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट या नहीं. हाँ, अगर मैं देखता हूँ कि पेपर मेरा बहुत अच्छा है, मार्क स्कीम के मुताबिक किया हुआ है, नंबर मेरे उतने नहीं है जितने मेरे होने चाहिए थे एज पर द मार्क स्कीम, तो मैं EAR में चला जाऊं और वो अमाउंट जो कैम्ब्रिज इसके लिए चार्ज करता है वो मैं पे करके अपना रिजल्ट चेंज करवा लूं. और अगर मुझे लगे कि मेरा पेपर और मेरा जो मार्क स्कीम है, मेरा स्कोर को बहुत फर्क नहीं है, तो मैं उस सर्विस की कॉस्ट को अपनी अवॉइड कर लूंगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, टीचर्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी. जब वो अपने सब स्टूडेंट्स का सैंपल वर्क देखेंगे वो खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, वो ग्राफ ठीक नहीं बना रहे, वो ग्राफ की लेबलिंग प्रॉपर्ली ठीक नहीं कर रहे, तो वो फिर उस चीज़ के ऊपर अपने फ्यूचर क्लासेस में ज़्यादा एम्फोसिस करेगा. तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग टूल. ये ट्रांसपेरेंसी करेगा और ये बच्चों को अपनी परफॉर्मेंसेज और टीचर्स को अपनी परफॉर्मेंसेज इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा. डूज एंड डोंट्स. डूज ये हैं कि इन पेपर्स को यूज करके आप तय करें कि EAR पे जाना है या नहीं जाना, अपनी शॉर्ट कमिंग और स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई करें, टीचर अपने फ्यूचर लेक्चर्स पे प्लान करें, इससे बेनिफिट लें. डोंट्स क्या है? प्लीज डू नॉट शेयर योर स्क्रिप्ट on social media or with anyone who is not out, who will misuse that. Misuse in the sense कि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है और कैम्ब्रिज ने आपकी बेटरमेंट के लिए आपके साथ शेयर किया है. इसको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है. ना ही टीचर्स अपने बच्चों के पेपर शेयर करें, ना ही स्टूडेंट्स अपने पेपर शेयर करें. एक और बात मैं स्कूल को बता दूं कि डू नॉट शेयर द स्क्रिप्ट ऑफ योर कैंडिडेट्स विद टीचर्स अनलेस यू हैव परमिशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स. ये कैम्ब्रिज की पॉलिसी है, इसको आपने फॉलो करना है जी. इसके बाद पेपर जब आप व्यू करेंगे आपको क्या नजर आएगा? फर्स्ट पेज ऑफ द पेपर, ये आपको बताएगा आपके उस पेपर में टोटल मार्क्स कितने आए हैं, और इसके साथ साथ आपको बताएगा कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस के मार्क्स कितने हैं. तो हर क्वेश्चन नंबर के साथ के मार्क्स आपको पता लगेंगे और आपको पता लगेगा कि आपके टोटल मार्क्स क्या हैं. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम ये आएगी कि इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी कि जो मार्क्स नजर आ रहे हैं आपको अपने स्क्रिप्ट पे, आपके जो एक्चुअल मार्क्स हैं वो उससे डिफरेंट है. मिसाल देता हूं मैं आपको. मिसाल के तौर पर ए ग्रेड है 70 नंबर पे, आपके पेपर पे नंबर आ रहे हैं नजर 70, पर आपको B ग्रेड मिला हुआ है. अब आपको नेचुरली क्वेश्चन आएगा आपके टीचर के दिन में भी और आपके दिन में भी कि यार मेरे नंबर तो 70 हैं और 70 ही ग्रेड का थ्रेशोल्ड है, तो इट शुड बी ए ग्रेड, मेरा B क्यों आया? तो रिमेंबर,
आपको जो नंबर नजर आ रहे हैं वो फाइनल नंबर नजर आ रहे हैं. दोज फाइनल मार्क्स मे नॉट बी योर एक्चुअल स्कोर. एक पेपर कई लोग चेक करते हैं और मैं इसको लिंक करता हूं अपने दूसरे क्वेश्चन के साथ, और वो दो क्वेश्चन में इकट्ठे साइमल्टेनियसली ऑर्डर एड्रेस करता हूं. और वो ये कि एनोटेशंस क्या होती हैं. एनोटेशंस हैं दो तरह की, सिंबल्स या कमेंट्स. कमेंट्स आमतौर पर एग्जामिनर्स के आपस के यूज के लिए होते हैं, वो सेंटर्स या कैंडिडेट्स के लिए नहीं होते. अगर आपको अपने पेपर में कमेंट नजर आए तो उनको इग्नोर करें, वो आपके लिए नहीं है. लेकिन जो सिंबल्स हैं, एनोटेशंस के जो सिंबल्स हैं, वो आपके लिए बड़े मीनिंगफुल हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं. उन एनोटेशंस में एक एनोटेशन है टिक, जो हम एक टिक लगाते हैं. टिक है, एक क्रॉस है. क्रॉस का मतलब है कि आपने कोई रॉन्ग बात की है. टिक का मतलब है कि एग्जामिनर इस चीज को क्रेडिट वर्दी समझ रहा है. इसके अलावा जो एनोटेशंस हैं, एक बड़ी कॉमन एनोटेशन है टीवी, टू वेक. अच्छा, ये जो एनोटेशन की मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये इट वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. तो ये हो सकता है किसी सब्जेक्ट में कुछ एनोटेशन हो, किसी में कुछ. तो मैं ज्यादातर वो एनोटेशन बताऊंगा जो कॉमन है. तो टीवी इज टू वेक, जहां पे एग्जामिनर को लगा कि ये चीज बच्चे ने लिखी है, कोई क्लियर नहीं है. इस तरह एक एनोटेशन है CON, कंफ्यूज्ड. बच्चे का ये आर्गुमेंट कंफ्यूजिंग है. एक है NAQ, नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, कि बच्चा इरेलेवेंट बात लिख रहा है. और IR भी कह सकते हैं इरेलेवेंट, और नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन भी उसके बारे में यूज कर सकते हैं. एक है NE, नॉट एस्टेब्लिश्ड. बच्चे ने जो बात क्लेम की है उसने उसको आर्गुमेंट को बिल्ड नहीं किया, और उसे क्लेम तो कर दिया है पर वो क्लेम उसने एस्टेब्लिश नहीं किया. इस तरह एक बड़ी यूजफुल एनोटेशन है OFR, ओन फिगर रूल. अगर आपने पहले स्टेप पे एक मिसाल के तौर पर उसने पूछा है कि जी आप बताइए इस बिजनेस की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आपने बताया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% है, हालांकि वो थी सिर्फ 5%. तो अब आप कहते हैं 30% तो बहुत अच्छी रिटर्न है. तो यह वाकई 30% बहुत अच्छी रिटर्न है, लेकिन 30% करेक्ट आंसर नहीं था. पर एग्जामिनर इस बात को कि आप ये बात जानते हैं कि हाई रिटर्न हो तो अच्छी बात है, तो आपको OFR करके नंबर दे देगा, इवन दो आपने पहले स्टेप पे कैलकुलेशन गलत की हुई है. OFR है. इसके अलावा REP है, रिपीट कर रहे हैं आप एक आर्गुमेंट, आपने ये आर्गुमेंट पहले दिया हुआ है. इसके अलावा एनोटेशन है सीन. सीन में ये है कि एग्जामिनर ने इसको देख लिया है और एग्जामिनर को बताना चाह रहा है या सेंटर को बताना चाह रहा है कि मैंने ये पार्ट पढ़ लिया है. इसके अलावा कुछ एनोटेशन ऐसी जो बताती हैं कि आपने कौन सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव किया है. उनमें एक है के मतलब नॉलेज का नंबर है. ये APP एप्लीकेशन का नंबर है. AN एनालिसिस का नंबर है. E एवेल्यूएशन का नंबर है, या EE एस्टेब्लिश्ड एवेल्यूएशन का नंबर है, स्ट्रॉन्ग एवेल्यूएटिव कमेंट है. ये भी हो सकता है. इसके अलावा लेवल बेस्ड मार्किंग भी होती है. L0 का मतलब 0 नंबर, आपने कोई चीज क्रेडिट वर्दी नहीं लिखी. L1 लोअर लेवल है, L2 हायर लेवल है, और कुछ में अप टू लेवल 2 होते हैं, कुछ में लेवल 4 तक भी मार्किंग होती है. तो L1 L2 L3 L4 डिफरेंट लेवल इंडिकेट कर रहे हैं. हो सकता है पूरे स्किप में आपको सिर्फ सीन नजर आए और एंड पे नजर आए L2, तो मतलब उस एग्जामिनर ने आपको रिस्पांस को ओवरऑल लेवल 2 दिया. अब यहां पर जो एनोटेशंस हैं वो डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं. डिफरेंट कलर्स की एनोटेशंस और मार्क्स का ताल्लुक है, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि मेरे मार्क्स तो 70 हैं आ रहे हैं और 70 पे A ग्रेड है, ग्रेड मेरा B है, तो ये दोनों क्वेश्चन इकट्ठे आंसर होंगे. जरा देखिए, एक पेपर एक एग्जामिनर मार्क करता है, पर ऐसा पॉसिबल है कि एक पेपर 4 डिफरेंट स्टेजेस पे मार्क हो. पहली स्टेज, ओरिजिनल मार्कर ने पेपर मार्क किया. जब ओरिजिनल मार्कर पेपर मार्क करेगा तो वो जो एनोटेशन यूज करेगा वो आपके स्क्रिप्ट पे अपीयर होंगी ईदर इन रेड कलर और इन ग्रीन कलर. रेड कलर की और ग्रीन कलर की एनोटेशन का मतलब है ये ओरिजिनल मार्कर की एनोटेशन है. अच्छा, कैम्ब्रिज के अंदर चूंकि क्वालिटी कंट्रोल बहुत होता है और हर चीज को मॉनिटर किया जाता है, तो ये पॉसिबल है कि 10% 15% जो पेपर ओरिजिनल मार्कर ने चेक किए हैं उनका जो 10 और 15% का सैंपल है वो एक सीनियर एग्जामिनर, जिसको टीम लीडर कहते हैं, वो उसको चेक करेगा. अब वो जब टीम लीडर चेक करेगा वो भी एनोटेशन देगा. उसकी एनोटेशन डिफरेंट कलर में नजर आएंगी. उसकी एनोटेशन नजर आएंगी ब्राउन कलर में नजर आएंगी या मैरून कलर में नजर आएंगी. तो ब्राउन या मैरून कलर की जो एनोटेशन है वो टीम लीडर की एनोटेशन है. थर्ड स्टेज, जब आपका पेपर ग्रेड थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया और ग्रेड थ्रेशोल्ड बन गया, तो पता लगा कि आपके नंबर हैं मिसाल के तौर पर 25, जबकि B ग्रेड स्टार्ट हो रहा है 26 के ऊपर. तो और जो एग्जामिनर ने आपके ओरिजिनल पेपर चेक किए हैं, स्टैट्स बता रहे हैं कि उसकी मार्किंग बहुत रिलायबल नहीं है. तो क्या करेंगे, जो ग्रेड थ्रेशोल्ड के करीब के नंबर हैं उसको थर्ड स्टेज पे अवार्डिंग के वक्त ग्रेड अवार्ड करते हुए दोबारा चेक किया जाएगा 30 दफा.
जब वो चेक किया जाएगा तो उसका जो कलर होगा वो ब्लू होगा। तो रेड कलर, ग्रीन कलर ओरिजिनल मार्कर, रिव्यू कर रहा है जो सुपरवाइजर है उसका कलर मैरून या ब्राउन, और जो थर्ड स्टेज पे अवार्डिंग के वक्त देख रहा है ब्लू। और अवार्डिंग के वक्त एक और भी स्टेज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पेपर के दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 में आपने ए ग्रेड लिया है, कंपोनेंट 2 में उसी सीटिंग में आपने ई लिया है। अब ये फर्क इतना बड़ा फर्क अलार्मिंग है, तो कोई गलती तो नहीं हुई, तो आपके दोनों पेपर दोबारा चेक होंगे। थर्ड स्टेज के ऊपर चेक हो रहे हैं, ब्लू कलर की एनोटेशन ये बता रही है। और अगर अपने पेपर को जो अभी नहीं किया होगा, अभी तो ज़ाहिर रिजल्ट आएगा तो आपका तो पेपर पहली दफ़ा नजर आ रहा है, पर जब आप ER में जाएंगे, इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट, तो चौथा आदमी जब चेक करेगा तो वो जो कलर लगाएगा वो कलर होगा पर्पल। तो पर्पल कलर जो है वो फोर्थ टाइप ऑफ कलर है। तो 4 तरह के कलर हैं। अच्छा, अब हम आते हैं मार्क्स के ऊपर। जो आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं वो आपको मार्क्स नजर आ रहे हैं फाइनल मार्क्स, मतलब ओरिजिनल मार्कर के नंबर, फिर उसका जो सुपरवाइजर है उसके नंबर है, और फिर तीसरे नंबर हैं जो अवार्डिंग के वक्त लगे। अब आपको नंबर मिलने कौन से हैं? नंबर मिलने वो हैं जो कि फाइनल हैं। तो क्या अवार्डिंग वाले मिलेंगे? प्रॉब्ली नहीं। इसका एक रूल है, इस रूल के अंदर मुझे आपको एक और चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और वो है टॉलरेंस। हर एग्जाम पेपर की एक टॉलरेंस होती है। देखें, जब पेपर मार्क होता है तो कुछ पेपर के पार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे आपसे पूछा गया 2 फीचर्स आइडेंटिफाई करें, तो जी तो बड़ा ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, 2 फीचर आइडेंटिफाई करें एक लार्ज साइज फर्म के। तो जी 2 फीचर ये हैं कि नंबर एम्प्लॉय ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तो कोई 2 फीचर आ गए। तो ये एक वो क्वेश्चन है जिसमें अगर किसी बच्चे के 2 नंबर हैं तो हर एग्जामिनर को उसको 2 नंबर ही देने चाहिए। किसी का 1 है तो सबको 1 ही देना चाहिए, किसी का 0 है तो सबको 0 देना चाहिए। इसमें कोई इतना प्रोफेशनल जजमेंट का इतना ताल्लुक नहीं है। पर कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स, पूरे पूरे पेज का, 2-2 पेज का ऐसे है। उसके अंदर अगर मैं एक एग्जामिनर हूं और एक दूसरे साहब एग्जामिनर हैं, हम दोनों सब्जेक्ट को जानते हैं, हो सकता है मेरे मार्क्स उनके मार्क्स से थोड़े से डिफरेंट हो जाएं। इसको अलाउ किया जाता है। प्रोफेशनल जजमेंट में डिफरेंस ऑफ मार्क्स कैम्ब्रिज अलाउ करता है। इसको कहते हैं टॉलरेंस। हर पेपर की टॉलरेंस मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर 100 नंबर का पेपर है तो 2 या 3% टॉलरेंस होगी, मतलब 2 या 3 नंबर की टॉलरेंस है। अगर एक पेपर है 100 मार्क्स का, मैंने एक बच्चे को 37 मार्क्स दिए हैं और दूसरे एग्जामिनर ने 39 दिए हैं और तीसरे ने 35 दिए हैं, तीनों के मार्क्स एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि वो +2 और -2 के अंदर अंदर आ रहे हैं। तो +2 -2 की अगर टॉलरेंस है, या +3 -3 की है तो टॉलरेंस चलेगी। अब मैं आपको वापस आता हूं लेके, जब पहले मार्कर ने पेपर मार्क किया उसके नंबर आए 35, जो सुपरवाइजर था उसने मार्क किया तो मार्क्स आ गए 45। 35 और 45 में बहुत फर्क है, तो 45 मार्क्स विल प्रिवेल, क्योंकि बहुत फर्क है मार्क्स का। जो सेकंड मार्किंग हुई है सीनियर एग्जामिनर ने की है, तो 45 नंबर आपके जो नजर आ रहे होंगे आपके पेपर में भी, और 45 भी आपको अवार्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर पहले मार्कर ने 35 दिए और दूसरे मार्कर ने जो सुपरवाइजर था उसने 36 दिए, अब 35 और 36 का फर्क है ओनली 1 का, ये टॉलरेंस के अंदर आता है। अब इसके अंदर ओरिजिनल मार्कर मार्क्स विल प्रिवेल, आपको नजर कौन से आएंगे? फाइनल मार्क्स 36, लेकिन अवार्ड कौन से होंगे? 35, क्योंकि वो टॉलरेंस में थे, ओरिजिनल मार्कर के मार्क्स प्रिवेल करेंगे। तो दिस इज वन रीजन दैट द मार्क्स शोन ऑन योर स्क्रिप्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द मार्क्स यू आर फाइनली अवॉर्डेड। तो ये समझ लीजिए, जो मार्क्स हैं फाइनल मार्क्स प्रिवेल करेंगे सुपरवाइजर के अगर टॉलरेंस से बाहर होगा उसका फर्क ओरिजिनल मार्क्स के साथ, और अगर ओरिजिनल मार्क्स के नंबर के साथ उसका फर्क होगा, डिफरेंस कम होगा, तो उस सूरत में ओरिजिनल मार्कर के नंबर ही प्रिवेल करेंगे, पर नजर आएंगे नंबर फाइनल मार्कर के। दूसरा फर्क स्केलिंग एक होती है। इस साल से मुझे लगता है कैम्ब्रिज ने स्केलिंग खत्म कर दी है, पर पुराने सालों में स्केलिंग होती थी। इसलिए अगर आपको वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन नजर आए कहीं पे कि स्केलिंग, तो वो मैं बता दूं कि पिछले सालों में थी, इस साल मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक स्केलिंग अब कैम्ब्रिज ने खत्म कर दी। स्केलिंग ये होती है कि हमने एज ए सीनियर एग्जामिनर ये ऑब्जर्व किया कि एक एग्जामिनर कंसिस्टेंटली लीनियर जा रहा है, वो फालतू नंबर दिए जा रहा है बच्चों को, उसके नंबर एवरेज से बहुत ज्यादा हैं या थोड़े से ज्यादा हैं और हमें लग रहा है वो लीनियंट है। तो हम स्केलिंग करते हुए फाइनली उसके मार्क्स को ऑटोमेटिकली 2 नंबरों से, 1 नंबर से, 3 नंबर से, जो भी स्केलिंग हुई है उससे सब बच्चे जो जिसके पेपर उसने मार्क किए हुए सब के नंबर 2 या 3 से कम हो जाएंगे। इस तरह कोई मार्कर हमें बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा है उसकी मार्किंग से, तो उसकी भी स्केलिंग की जा सकती है। मैं समझता हूँ स्केलिंग बहुत फेयर सिस्टम नहीं था, और ये कैम्ब्रिज का वेलकम मूव है कि उन्होंने मूव कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया। इस साल स्केलिंग नहीं हुई, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो स्केलिंग के साथ भी ये पॉसिबल है कि आपके नंबर कुछ और नजर आ रहे हैं और आपको मिले कुछ और हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम वो है स्पेशल कंसिडरेशन। एक बच्चा था एग्जाम में लेट पहुंचा,
रास्ते में कोई खुदा ना ऐसा एक्सीडेंट हो गया या उसकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई, जिसकी एक रिपोर्ट बना के स्कूल ने और सेंटर ने कैम्ब्रिज को भेजी, कैम्ब्रिज में रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली। उस बच्चे को चूंकि आधा घंटा कम मिला या वो मेंटल एक फटीग में था, एक स्ट्रेस में था बिकॉज ऑफ सम ट्रेजेडी, तो कैम्ब्रिज हो सकता है उसके नंबर जो आए हैं उसमें थोड़ा सा अलाउंस उसको ऐड करके दे दे। तो इस तरह वो जो नंबर वहाँ नजर आ रहे हैं स्किप के ऊपर, आपके शायद वो नंबर ना हो। इसी तरह कैम्ब्रिज खुद कई दफ़ा एडजस्टमेंट्स करता है और क्या करता है, कोई क्वेश्चन कैंसिल हो गया, उस क्वेश्चन के नंबर सब बच्चों को मिल गए तो उन्होंने इसमें नंबर में ऐड कर दिए। तो पता लगा आपने उस क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपने 2 लिए थे, पर कैम्ब्रिज ने डिसाइड किया कि सबको वो 2 नंबर दे दो, पूरे 4 नंबर दे दो, तो आपके 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट भी होती हैं, कैंसिल। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द मार्क्स शोन ऑन योर स्क्रिप्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द मार्क्स यू एक्चुअली गेट। और फिर ये मैंने बताया कि डिफरेंट स्टेजेस में मार्किंग है। इसके अलावा 2 तरह की मार्किंग का मैंने यहाँ जिक्र किया, एक है लेवल बेस्ड, एक टिक बेस्ड। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं छोटे नंबर के, 1 मार्क का एमसीक्यू है, 2 नंबर का आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 नंबर के फीचर का क्वेश्चन है, उनमें टिक की मार्किंग होती है ज्यादातर कि जी एक्सप्लेन 2 फीचर्स दैट आर यूजफुल फॉर ए बिजनेस व्हेन इट डिसाइड्स टू ग्रो इन साइज। तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 फैक्टर बताने हैं, उनकी 2 एक्सप्लेनेशन देनी है। तो उसमें 4 टिक लगाएंगे 4 नंबर, 3 टिक लगाएंगे 3 नंबर, 2 टिक लगाएंगे 1 नंबर। नंबर ऑफ टिक्स मैच नंबर ऑफ मार्क्स। However, there are extended questions जिनके 8 नंबर के क्वेश्चन है, 12 नंबर के क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उनमें यूजुअली लेवल बेस्ड मार्किंग होती है। लेवल बेस्ड मार्किंग इज मोर होलिस्टिक। होलिस्टिक क्यों है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मिसाल के तौर पर टिक बेस्ड अप्रोच यूज करें। आपका एक ऐसे है, उसके अंदर चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपने 8 बातें बहुत अच्छी लिखी हैं तो आपको 8 टिक लग गए। लेकिन आपने 8 बातें बिल्कुल इरेलेवेंट लिखी हैं और बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम किया है और नजर आ रहा है कि आपको टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन है, पर मैं तो 8 टिक लगा चुका हूँ, तो अब मेरे टोटल नंबर ही 8 है। अब मैं माइनस कर नहीं सकता, कोई टिक क्रॉस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि टिक जहाँ पे सही बात है वो टिक लगाऊंगा। तो मैं आपको पूरे 8 नंबर दे दूं तो ये फेयर नहीं होगा, क्योंकि आपकी पूरी नॉलेज नहीं है। ऑन दी अदर हैंड लेवल बेस्ड मार्किंग ये अलाउ करती है कि 8 टिक लगा दी आपने, लेकिन आपने ओवरऑल एक इंप्रेशन लेना है कि बच्चे का क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। वो फिर उसके ऊपर लेवल बेस कुड बी मोर फेयर। तो टिक आपके जरूरी नहीं है कि आपके नंबरों के बराबर हों। तो आप प्लीज पेपर देख के एक्साइटेड ना हो जाएं, वो मेरे 12 टिक लगे हुए, नंबर सिर्फ 6 हैं, तो ये तो मैं पेपर चैलेंज करूंगा, मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। नहीं, नंबर ऑफ टिक्स डू नॉट नेसेसरली मैच विद मार्क्स अबाउट इट। और आखिरी बात मैं ये भी एक बताऊं कि जो एनोटेशन है वो उसकी लिस्ट आपकी मार्क्स की में शुरू में अवेलेबल है, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। टॉलरेंस मैंने बता दी। अब मैं आपको सिर्फ ये आखिरी बात बता दूं कि आपको ये पेपर यूज करने हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए और अपनी फ्यूचर स्टडीज को बेहतर करने के लिए। इन पेपर्स को आपने किसी और के साथ शेयर नहीं करना, जैसे मैं वीडियो के शुरू में कहा। और सेंटर्स के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सेंटर्स ये करें कि वो इन पेपर्स को, जो एक तो पहली बात है अपने स्टूडेंट से कॉन्सेंट लें और उनसे ये कॉन्सेंट लें कि दे ऑथराइज स्कूल और दे हैव नो ऑब्जेक्शन कि स्कूल इन क्वेश्चन पेपर्स को, जो मार्क्स पेपर हैं, स्क्रिप्ट आंसर बुकलेट है बच्चे की, वो उसके टीचर के साथ शेयर कर सकें। प्लीज डू टेक दिस थिंग इन राइटिंग, ईमेल के थ्रू जो भी। और इसके साथ बच्चों से ये अंडरटेकिंग भी लें कि जब वंस यू शेयर दिस स्क्रिप्ट विद देम, विद द कैंडिडेट, उसका अपना स्क्रिप्ट, दैट कैंडिडेट विल नॉट शेयर इट ऑन सोशल मीडिया और ऑन एनी अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो ये 2 बातें बच्चा करे। एक, आपको अलाउ करे कि आपका स्क्रिप्ट वो यूज कर सकते हैं आप उसका टीचर को, ताकि टीचर्स को पॉजिटिवली यूज करें, नॉट टू ह्यूमिलेट द कैंडिडेट, नॉट टू कोड हिम कि देखो मैंने इसको पढ़ाया, ये था, लिखा इसने ये। टीचर शुड बी वेरी केयरफुल। प्लीज डू नॉट डिस्कस द क्वेश्चन, द आंसर बुकलेट विद अदर स्टूडेंट्स, और उसको पॉजिटिव आपने लेना है। ये ट्रेनिंग टूल है, ये हेल्प का टूल है, ये किसी बच्चे को ह्यूमिलेट करने का और ये आपको बताने का नहीं कि मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, देखो ये बच्चे ने गंदा लिखा, ये इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा लिखा, ये भी मेरा स्टूडेंट था और ये बच्चा तो बहुत नालायक है। तो ये इस तरह की प्लीज टीचर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको अवॉइड करें। और सेंटर्स को कह रहा हूँ कि वो भी टीचर्स को इस मॉनिटर करें कि वो इसको सिर्फ लर्निंग के लिए यूज करें, नॉट टू डू द कंपैरिजन, और एक बच्चों के दरमियान में कोई अनहेल्दी कंपटीशन ना करवा दें। एट वन टाइम एक सेंटर 20 स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकेगा, और मेरा ये सजेशन होगा स्कूल को कि वो बच्चों के पोर्टफोलियो बना के बच्चों को ईमेल के थ्रू उनके आफ्टर गेटिंग द अंडरटेकिंग उनके साथ शेयर करें। आपके इस वीडियो के बारे में मज़ीद क्वेश्चन्स हों तो मैं आपको ये बड़ा हम्बली ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश काउंसिल से पूछने से पहले मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि कई बातें हो सकता है ब्रिटिश काउंसिल को भी पहली दफ़ा ये सर्विस आ रही है तो ना पता हो। ये वीडियो बनाई इस मकसद के लिए है
कि ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज के ऊपर अननेसेसरी जो बर्डन आ जाए उनके ऊपर डिफरेंट क्वेरीज का, और जो बातें मेरी नॉलेज में है मैं आपके साथ शेयर करूँ। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू।